तो हमारा पहले से ही ये टारगेट था कि इसी सेक्टर में जाना है। इंग्लिश मीडियम ज़्यादा ही कंफर्टेबल होता है जी। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो मटेरियल अवेलेबल शुद्ध से हो जाता है वो हिंदी मीडियम में नहीं हो पाता है। सोशल मीडिया हो चुका है कि ये आपकी भविष्य को एकदम खतरे में ले जा रहा है। जो टाइम का यूटिलाइज नहीं करेगा जी। वो बाद में बहुत पछताएगा, क्योंकि हर एक मिनट बहुत कीमती होता है। जो भाई अच्छे से समय को यूज करेगा अच्छे से जल्दी सक्सेस हो जाएगा, नहीं करेगा तो यहीं पड़ा रहेगा। आप इधर उधर किए, लफंगई में फंसे, लौंडियाबाजी में फंसे तो गया, ज़िंदगी बर्बाद हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ एक भैया हैं, तो इनका अभी जल्दी में जो है यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर का रिजल्ट आया, जिसमें इन्होंने जो है पहले ही प्रयास में जो है अपना उसमें स्थान प्राप्त किया है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जो है इतनी बड़ी जो है सफलता प्राप्त की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। भैया, सबसे पहले तो आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। तो आप अपने बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दीजिए। जी, मेरा नाम रणवीर कुमार है, मैं सिद्धार्थनगर से बिलोंग करता हूँ। जो मेरा एजुकेशन स्टार्टिंग हुआ है वो रतन सेन इंटर कॉलेज बांसी सिद्धार्थनगर से हुआ है, और वहाँ से मैं नाइन्थ से लेकर के एग्रीकल्चर 12th तक पढ़ा। उसके बाद नारायण देवा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैजाबाद, वहाँ से मैंने बीएससी एजी का डिग्री लिया। उसके बाद में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी एजी सोयल साइंस से पीजी किया हूँ। तो अभी आपकी एजुकेशन आपका कब खत्म है? एमएससी आपने कब किया था? एमएससी मेरा जो एडमिशन हुआ था 2018 में हुआ था और 2020 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये वैकेंसी आ गई। तो आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा उसमें आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कब से करें? 11 से होता है शायद से? हाँ, 11 से नहीं, ये 9th से ही होता है। जी जी। तो हमारा पहले से ही ये टारगेट था कि इसी सेक्टर में जाना है, और उसके बाद मैंने इसको टारगेट बना के चला, और 9 से ही मैं एग्रीकल्चर से हूँ। तब से आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ, तब से एग्रीकल्चर की पढ़ाई कंटिन्यू चल रहा है, और उसमें अब तक ये आपके सामने ही है वो सफलता। आपका मीडियम कौन सा था? हमारा मीडियम इंग्लिश मीडियम था। तो एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम में ही होती है? नहीं, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में दोनों होती है, बट इंग्लिश मीडियम ज़्यादा ही कंफर्टेबल होता है जी। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो मटेरियल अवेलेबल शुद्ध से हो जाता है वो हिंदी मीडियम में नहीं हो पाता है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में वो हिंदी मीडियम के कंपेयर में ज़्यादा कंटेंट डाल के देते हैं, और हिंदी मीडियम के कंपेयर में वो इंग्लिश मीडियम वाला जो मटेरियल होता है वो अच्छे से उपलब्ध हो जाता है, हर एक दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। शॉर्ट भी होता है वो? हाँ, और शॉर्ट भी होता है, और जो होता है वो सॉलिड नोट्स होता है। तो आपने जो है ये यूपी पीसीएस की पढ़ाई कब से स्टार्ट की थी? ये देखिए, यूपी पीसीएस जो था ये पहले वो अपर पीसीएस के साथ करवाता था, तो वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा होने के नाते उसके बाद में इसका एक अपना अलग बनाया वो साइट, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विसेज। तो उसमें क्या था कि जैसे उसमें होता था अपर पीसीएस में प्री होता था, मेंस होता था, इंटरव्यू होता था, ठीक। उसमें जीएस के पेपर जो 4 थे वो इसमें मेंस में जीएस के पेपर हटा दिए, बाकी सब सेम है। तो एग्रीकल्चर वालों का थोड़ा क्या था कि इतना सब्जेक्ट हो जाता है, 72 सब्जेक्ट अप्रॉक्स हो जाता है, तो उसमें उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो जीएस का पोर्शन कुछ देख सके। तो इसीलिए उसने ये भाई वहाँ तक पहुँचने में समस्या हो जाता था एग्रीकल्चर वालों को, तो उन्होंने सोचा कि इसको हटा करके फिर उसके बाद लेते हैं जीएस वाला पोर्शन, ताकि एग्रीकल्चर वाले बच्चे हमारे इसमें आ सकें। तो उन्होंने ऐसा किया, और एग्रीकल्चर वालों ने अच्छा खासा इसमें अपना रैंक हासिल किया, सफलता भी लिए, जिसमें से 564 में से 461 लोग सेलेक्ट हुए हैं। आपकी रैंक कितनी? 94 है। 94 रैंक थी जी। तो पहली बार में जो है आपने ये सफलता हाँ, हासिल की? पहली बार में 94। तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन का उस समय इतना खुशी की बस आंखों में आंसू आ जाता है। भाई सफलता, पहली सफलता, बड़ी सफलता हो अगर, तो जाहिर सी बात है कि आदमी खुशी का वो होता है ना पल, एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जो रोल नंबर जो होता है ना वो तो पहले टाइप नहीं होता, हार्ट बीट 72 मल्टीप्लाई जितना कर लो उतना हो जाता है उस समय।
और समस्या तो होता है, लेकिन जब आ जाता है तो भाई खुशी कोई कुछ और ही बात होता है। तो आपने जो है इसके लिए कितना टाइम तक पढ़ाई की थी? पढ़ाई देखिए जो हमने किया था 5-6 घंटा, बस ये है कंसिस्टेंसी के साथ जितना करो मेहनत से, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, ठीक है। मतलब जितना करो ईमानदारी से करो, ना कोई मतलब उसमें जैसे हमारा सोशल मीडिया उडिया वाला साइट इस समय चल रहा है ना, उस समय पढ़ाई के समय बिल्कुल इसे अलग कर दो। और जब भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ये कहने का मतलब है। तो प्रयागराज में आप कब आए थे पढ़ाई करने? प्रयागराज में हम 2018 में आए, उसके बाद में ये 3-3.5 साल हो गए। और जैसे ही हमारा MSc AG कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये वैकेंसी आ गया आयोग से 2020 में। उसके बाद में ये देखिए 2022 में हमारा वेरिफिकेशन हो गया जून के मई के लास्ट तक। उसके बाद में फिर अब देखिए आगे का प्रोसेस होगा, DB तो हो ही गया है, सारा प्रोसेस हो गया है। तो अभी हो गया, बस ज्वाइनिंग का बाकी है। वो कहाँ देंगे, कॉल लेटर देंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। तो भैया हमें ये बताइए, जैसे जो अपर PCS होता है और इसमें जो होता है, जैसे आपने बताया कि अभी हमारी आपकी बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो उसमें इंटरव्यू होता है, तो इसमें क्या प्रोसेस है? मतलब इसमें है कुछ सब्जेक्टों में था, जैसे कुछ पोस्टों में था, उसी हिसाब से जैसे DHO का पोस्ट था उसमें इंटरव्यू हुआ था। और जो हमारा जैसे प्लांट प्रोटेक्शन का हो गया, उसके बाद में फिर एग्रोनॉमी हो गया, और इसके बाद में हमारा सॉयल साइंस का ग्रुप हो गया, फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो गया। इसमें जो MSc AG थे इनमें प्री और मेंस हुआ, उसी के आधार पर बच्चे को सिलेक्ट किया गया। तो कोचिंग वगैरह आपने कहीं की थी या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे? हाँ, कोचिंग मैंने प्री का निकालने के लिए मैंने थोड़ा CSAT उसमें होता है ना, जी जी। तो CSAT का मैथ वैथ था और थोड़ा GS का था। GS तो मान लिया मैंने लूसेंट से कवर कर लिया था, और क्योंकि उतना डीप नहीं पूछता है GS का पोर्शन, लूसेंट से कवर हो गया था। कुछ करंट था तो करंट से अपना देख लिए थे, करंट डेटा से। उसके बाद में जो मैथ का है वो एक सिलेक्शन अड्डा है यहाँ करके, कोचिंग है आयोग के सामने ही उधर है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने कोचिंग कुछ दिन किया था प्री के लिए। उसके बाद में जो मेंस है, मेंस में तो खुद मेहनत उसमें करना पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर की उस लेवल की कोचिंगें अभी नहीं है अवेलेबल। तो सारा आपका जो मेंस हुआ था, आपका सारा का सारा एग्रीकल्चर से विभाग से हुआ हाँ, था? पहला जो पेपर होता है उसमें वो हिंदी का पेपर होता है, जैसे अपर PCS का होता है। जी जी। और जो सेकंड पेपर होता है इसका टोटली एग्रीकल्चर होता है। कितने पेपर देने होते हैं मेंस में? मेंस में 2 पेपर देने होते हैं, एक एग्रीकल्चर का और एक हिंदी का। बस उसके उस जो अपर PCS होता है उसमें तो 7 पेपर हाँ, देने तो पड़ते हैं। उसमें 7 पेपर ये होता है, हिंदी भी होता है। जी, जी। आपका 4 पेपर ये है, GS का हो गया। उसके बाद में ये क्या नाम है आपका, ऑप्शनल हो गया। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं टोटल। हाँ, इसमें ऑप्शनल वगैरह नहीं? इसमें ऑप्शनल वही है जो आप लेकर चल रहे हैं, ऑप्शनल वही है, एग्रीकल्चर ही है। इसमें GS वाला पेपर कट करके टोटल ऑप्शनल वाला ही शामिल कर देता है और हिंदी शामिल। अच्छा, हमें ये बताइए, जो आपका प्री हुआ था, प्री में आपका जैसे अपर PCS में होता है उसी तरीके क्या इसमें भी था? हाँ, सेम उसी की तरह था, क्योंकि उसमें परीक्षा का पैटर्न? परीक्षा का पैटर्न 80 और 40 था। जी जी। कि 80 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर, प्योर एग्रीकल्चर आपको मिलेगा। उसके बाद में 40 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा CSAT का। CSAT में जितना होता है मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GS हो गया, सब उसी में इंक्लूड किया होता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप जो है जो अभी नए एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एग्रीकल्चर विभाग से करना चाहते हैं, चाहे वो जो है अपर PCS की या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके बारे में कुछ सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन ये देना चाहेंगे कि मतलब जो बेसिक पहले फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको आप क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे की चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। मान लिया हवाई में BSc और इंटर हो गया तो PG में आप नहीं उसके बाद में चल पाएंगे, और वहाँ क्या हो गया कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहाँ फाइल कर जाएंगे, क्योंकि बेसिक इसमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एग्रीकल्चर का PCS है, उसके बाद जो अपर PCS है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बताएंगे थोड़ा? है सेम PCS ही वही है, सेम वही चीज़ है। पोस्ट भी बढ़िया है, अच्छा खासा पे ग्रेड है, जो चाहिए वो है, सब कुछ है, अवेलेबल होगा। और प्रमोशन भी तगड़ा है, बढ़िया है, सब कुछ है इसमें, एक अच्छी खासी नौकरी है। तो आपका जो है अभी क्लियर हुआ कि आपका किस पोस्ट पे होना है? अभी देखिए कोई निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन
एक एसटीए की तरह सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, इसी के तरह मतलब उन्होंने एक कराया है। उसके बाद वहाँ जिस हिसाब से अपना पोस्ट दें उसी हिसाब से भाई करना पड़ेगा। तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आप अपर पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहेंगे? हाँ, मेरा तो यही प्लान है कि यूपीएससी फिर लास्ट टारगेट है, लास्ट अचीवमेंट वही रहेगा कि यूपीएससी का, बस इसके बाद यूपीएससी में लगना, और जब तक यूपीएससी हो नहीं जाएगा वही लास्ट टारगेट है अपना, वहीं तक पहुंचना है। तो आप हमें ये बताइए, क्योंकि अभी आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया भी, क्योंकि सोशल मीडिया जो है अभी आप आज के टाइम में जान ही रहे हैं, सोशल मीडिया तो इतना हो गया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां से लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई करने आते हैं या फिर घर से पढ़ाई करते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे भी, लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा कि सबके हाथ में फ़ोन आ गया था, क्योंकि बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे थे, तो घर पर जो है फ़ोन वगैरह बहुत यूज करे। तो सोशल मीडिया का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो उस पे जो है जो एस्पिरेंट तैयारी करने वाले हैं तो उन पे जो है ये इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में कुछ? हाँ, तो इसका असर तो बहुत गहरा है वाकई में। जी जी। क्योंकि आजकल के जो एस्पिरेंट हैं वो स्टार्ट करते हैं मोबाइल चलाना और कब रात बीत जाता है कोई पता नहीं। ठीक, एक टाइमली सोना, टाइमली जगना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लाइफ का सक्सेस होना। क्योंकि कहा गया है कि मतलब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइट। ठीक है, अगर आप जल्दी सोते हैं और जल्दी जगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपके शरीर के लिए भी सुखमय होगा। आप सूर्य उदय से पहले अगर आँख खुल जाता है तो आप समझ लीजिए सूर्योदय एक संकेत लेके आता है आपकी ज़िंदगी का, प्रोग्रेस का। क्योंकि वहीं से आपका हर एक सुबह एक नई आशाओं के साथ आता है कि आप इस दिन क्या करेंगे। शाम को ही टारगेट बनाइए और सुबह ही आप उस पर लग जाइए, सुबह से शाम तक हमें करना क्या है। तो आपके जो है पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया का कितना उपयोग रहा है? सोशल मीडिया का भाई अब करंट है तो करंट देखना पड़ेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक से कुछ चीज़ें मिलती हैं, ऐसा ही बात नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है, मैटर मिलता है, लेकिन उतना चलाइए जितना मतलब चलने लायक हो। अब हद से ज़्यादा आप चलाएंगे क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आप चलाते जाएंगे, टाइम आपको पता नहीं चलेगा और आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक, और ये ऐसा सोशल मीडिया हो चुका है कि ये आपकी भविष्य को एकदम खतरे में ले जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक हो सके इससे दूर भी रह सकते हैं। और दूर भाई ऐसा, ये सोशल मीडिया कुछ चीज़ें होती है कि बिना देखे आदमी मानता नहीं है, लेकिन इसको जितना दूर रख सके उतना दूर रखे। भाई पढ़ाई करे, अपना जो एक टाइम टेबल बनाने उसमें फिक्स टाइम होना चाहिए कि इतने देर हमें पढ़ना है, उसके बाद में मोबाइल टच करना है। किसी का फ़ोन आए साइलेंट कर दो, साइलेंट करके पढ़ाई करो। बाद में जब आपका पूरा हो जाए टाइम उसके बाद में फ़ोन कॉल करो, रिसीव करो, जो भी करना हो करो। अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप जितना सोशल मीडिया का यूज करेंगे उतना आपकी पढ़ाई जो है घटती जाएगी, तो विनाश के कागार पे एक दिन पहुंच जाएगा। और जो टाइम का यूटिलाइज नहीं करेगा वो बाद में बहुत पछताएगा, क्योंकि हर एक मिनट बहुत कीमती होता है। और मिनट की कीमत तब पता चलती है जब ट्रेन सामने से निकल जाती है कि एक मिनट एक सेकंड का कीमत क्या होता है। तो वैसे ही टाइम का कीमत बहुत होता है और आदमी को बाद में एहसास होता है, रियलाइज़ करता है जब वो अपना टाइम खो देता है। क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी को बराबर टाइम दिया है, बराबर दिमाग देता है। वो डिपेंड करता है कौन कैसे उसका यूटिलाइज करता है, कैसे वो समय को यूज करता है। जो भाई अच्छे से समय को यूज करेगा अच्छे से जल्दी सक्सेस हो जाएगा, नहीं करेगा तो यहीं पड़ा रहेगा, अर्ध कुंभ से महाकुंभ तक देखेगा। जैसी बात है भाई, 6 से 12 साल हो जाएगा, अर्ध कुंभ 6 साल, महाकुंभ 12 साल। तो वही है कि जहाँ तक कोशिश हो कि अर्ध कुंभ भी ना आने पाए, उससे पहले ही आप यहाँ से सिलेक्शन लेके माँ बाप का अपना जो एक आशाएं होती हैं ना माँ बाप की, क्योंकि वो अपने बेटे को वही सक्सेस देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका मेन होता है कि हमारा बेटा अधिकारी बन के सामने आ जाए। उससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप की यही खुशी होती है, उनके लिए यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि उनका बेटा या फिर बेटी हो तो वो कहीं अच्छी क्योंकि जगह वो select हो जाए। आप पैसा मांगते हैं, जो भी आपका नॉर्मल खर्चा भाई 3000, 4000, 5000, 6000, वो कहीं से भी व्यवस्था करके देते हैं बिना कुछ क्वेश्चन किए। समझ रहे हैं? जब वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं तो आप भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरा करिए भाई। उसमें अगर आप इधर उधर किए, लफंगई में फंसे, लौंडियाबाजी में फंसे तो गया, ज़िंदगी बर्बाद हुआ। क्योंकि हर एक माँ बाप का यही आशा होता है कि मेरा बेटा एक दिन हमारे सामने ऑफिसर बन के खड़ा हो जाए। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी। थैंक यू।